नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित विकास पर बजट के बाद पहले वेबिनार को किया संबोधित। कहा, बजट में इंडस्ट्री के लिए ग्रीन क्रेडिट है तो किसानों के लिए है पीएम प्रणाम योजना। देश में एग्री वेस्ट की कमी नहीं, निवेशकों को एथेनॉल प्लांट की स्थापना के मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चावल, गेहूं और चीनी की पैकेजिंग में जूट पैकेजिंग मानदंडों को दी मंजूरी। जूट मिलों और सहायक इकाइयों में 40 लाख किसान परिवार, 3.7 लाख श्रमिकों की सहायता करने का निर्णय। सरकार हर साल खाद्यान्न की पैकिंग के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपए का खरीदती है जूट सेकिंग बैग। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में अभिनव बागवानी पर आयोजित 4 दिनों का राष्ट्रीय बागवानी मेले का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आय दोगुनी करने में बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका। बागवानी फसलों के उत्पादन और उपलब्धता में तेजी से हो रही है वृद्धि। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का बजट किया पेश। कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 51,640 करोड़ रुपए भेजे गए किसानों के बैंक खातों में। और आइए अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित विकास पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। ये वेबिनार बजट में घोषित पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विचारों और सुझावों को हासिल करने के लिए है। वेबिनार में 6 सत्र होंगे, जिनमें हरित विकास के ऊर्जा और गैर ऊर्जा दोनों घटकों पर चर्चा होगी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि इस साल के बजट में भी इंडस्ट्री के लिए ग्रीन क्रेडिट है तो किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना है। इस साल के बजट में भी इंडस्ट्री के लिए ग्रीन क्रेडिट्स हैं तो किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना है। इसमें गांवों के लिए गोवर्धन योजना है तो शहरी क्षेत्रों के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन पर बल है तो वेटलैंड कंजर्वेशन पर भी उतना ही फोकस है। ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार जिस तरह जैव ईंधन पर जोर दे रही है वो सभी निवेशकों के लिए बड़े अवसर लेकर आया है। हमारे देश में एग्री वेस्ट की कमी नहीं है। ऐसे में देश के कोने कोने में एथेनॉल प्लांट की स्थापना के मौके को निवेशकों को छोड़ना नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि गोवर्धन योजना भारत की बायोफ्यूल स्ट्रेटेजी का अहम उपकरण है। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए प्लांट लगाए जाएंगे। हमारी सरकार जिस तरह बायोफ्यूल्स पर जोर दे रही है वो सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। अभी हाल ही में मैंने E20 फ्यूल को भी लॉन्च किया है। हमारे देश में एग्री वेस्ट की कमी नहीं है। ऐसे में देश के कोने कोने में इथेनॉल प्लांट्स की स्थापना के मौके को इन्वेस्टर्स को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में जितना कमांडिंग पोजीशन में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो विश्व में ला सकता है। ये बजट भारत को वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में भी एक अहम भूमिका निभाएगा। पीएम ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को लेकर जो लक्ष्य तय करता है वे समय से पहले करता है। साथियों, 2014 के बाद से ही भारत मेजर इकोनॉमीज में
रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन में सबसे तेज रहा है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर भारत जो लक्ष्य तय करता है उसे समय से पहले पूरा करके दिखाता है। वर्ष 2023 तक 500 गीगावाट नॉन फोसिल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हासिल करके रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चावल, गेहूं और चीनी की पैकेजिंग में जूट पैकेजिंग मानदंडों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चावल, गेहूं और चीनी की पैकेजिंग में जूट पैकेजिंग मानदंडों को मंजूरी दी। जूट मिलों और सहायक इकाइयों में 40 लाख किसान परिवार, 3.7 लाख श्रमिकों की सहायता करने का निर्णय लिया गया। सरकार हर साल खाद्यान्न की पैकिंग के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपए को खरीदती है। जूट सेकिंग बैग और जूट की थैलियों में चीनी की पैकेजिंग के लिए 20% आरक्षण भी प्रदान करते हैं। जूट उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पश्चिम बंगाल में लगभग 75 जूट मिलें संचालित हैं। जूट लाखों श्रमिकों को आजीविका प्रदान करती है। जूट क्षेत्र में 40 लाख किसान परिवारों की सहायता भी की जाएगी। बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जूट क्षेत्र को भी सहायता मिलेगी। जूट पैकेजिंग सामग्री 3.70 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करते हैं। जेपीएस अधिनियम 1987 जूट किसानों, श्रमिकों और जूट के सामान के उत्पादन में लगे व्यक्तियों की रक्षा करता है। जूट उद्योग के कुल उत्पादन का 75% जूट सैकिंग बैग है। सरकार हर साल खाद्यान्न की पैकिंग के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपए का जूट सैकिंग बैग खरीदती है। आरक्षण मानदंड भारत में कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के घरेलू उत्पादन के हित को आगे बढ़ाएंगे। देश आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप ही काम करेगा और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चावल, गेहूं और चीनी की पैकेजिंग में जूट पैकेजिंग मानदंडों को मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अभिनव बागबानी पर आयोजित बेंगलुरु में 4 दिनों के राष्ट्रीय बागबानी मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के साथ आवश्यक पोषण सुरक्षा पूर्ति करने में बागबानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बागबानी फसलों के उत्पादन और उपलब्धता में तेजी से हो रही वृद्धि देश की पोषण सुरक्षा के बीच खाई को पाटने में मदद करेगी। तोमर ने कहा कि बागबानी उत्पादन वर्ष 1950 से 51 के 25 मिलियन टन से 13 गुना बढ़कर 2020-21 के दौरान 331 मिलियन टन हो गया, जो खाद्यान्न उत्पादन से भी अधिक है। कृषि उत्पादों के 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निर्यात में बागबानी का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि IIHR देश के प्रमुख संस्थानों में एक होने के नाते बड़े पैमाने पर किसानों के सतत व आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागबानी फसलों में बुनियादी अनुसंधान करने के लिए जाना जाता है और IIHR में विकसित प्रौद्योगिकियां देश में लगातार बढ़ते बागबानी क्षेत्र में सालाना 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दे रही हैं। तोमर ने कहा कि 2023-24 के बजट में भी कृषि एवं किसान कल्याण के लिए अनेक प्रमुख प्रावधान किए गए। बजट का उद्देश्य गरीबों और मध्यम वर्ग, महिलाओं व युवाओं के अलावा किसानों का समावेशी और व्यापक विकास करना है। ये कृषि को प्रौद्योगिकी से जोड़कर कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने पर जोर देता है ताकि किसानों को दीर्घावधि में व्यापक लाभ मिल सके। तोमर ने बताया कि भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 की घोषणा की है, जिसका आधिकारिक प्रचार प्रसार करने और मिलेट्स का उपभोग बढ़ाने का उन्होंने आह्वान किया। तोमर ने कहा कि एग्री स्टार्टअप भी इस दिशा में तेजी के साथ काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़े आकार वाला बताया जा रहा है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में अब तक करीब 51,640 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत
वर्ष 2022-23 में अब तक 51,639.68 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई। किसानों के निजी नलकूपों के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को निर्धारित समय पर बदला जा रहा है। प्रदेश के डाक जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे हुए प्रतिबंध को हटाने से 1 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। महिला एवं बाल विकास बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को 15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है। प्रदेश के लगभग 40 लाख गन्ना किसानों के परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है। उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान पर है। सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि विपणन वर्ष के दौरान 87,991 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय करते हुए किसानों के खातों में PFMS पोर्टल के माध्यम से 675 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खेती से कृषकों को लगभग 25% की अतिरिक्त सहायता हुई। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में 2,015 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित था। विपणन वर्ष के दौरान 87,991 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में PFMS पोर्टल के माध्यम से 675 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कॉमन श्रेणी हेतु रुपए 2040 तथा ग्रेड ए हेतु रुपए 2060 प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है। अद्यतन 62.66 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष सीधे किसानों के खातों में PFMS पोर्टल के माध्यम से 10.30 लाख किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स का स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 50 इंक्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन साधारण खतरे नहीं हैं। यदि इनसे निपटने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए तो आने वाले समय में हम जीवन ढूंढते रह जाएंगे। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करना कोई साधारण कार्य नहीं है। ये धरती को बचाने का महाअभियान है। ग्रीन एनर्जी की दिशा में इंदौर द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों को देखकर गर्व होता है। मेरे सपनों का शहर इंदौर दुनिया के सपनों का शहर होगा। इंदौर ने नया इतिहास रचा है और कई शहरों को दिशा दिखाई है। मुख्यमंत्री चौहान मंगलवार को इंदौर नगर निगम द्वारा जारी ग्रीन बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए भोपाल के कुशभाऊ ठाकरे सभागार में हुए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मिलेट मैंस के नाम से मशहूर हिमाचल प्रदेश के नेकराम शर्मा खजुराहो में चल रही संस्कृति कार्य समूह की बैठक में आमंत्रित किए गए। पहले दिन बैठक के दौरान वे लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। नेकराम शर्मा से हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने बात की।
भारत इस वक्त G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है और तमाम बैठकें जो देश के कोने कोने में G20 की हो रही हैं, वहां पर भारत मिलेट कॉर्नर भी वहां पर रखा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो मेहमान G20 देशों से, आमंत्रित देशों से यहां पहुंच रहे हैं, उनको ये पता चले कि मोटे अनाज से बने हुए व्यंजन उत्पाद कितने स्वादिष्ट होते हैं और कितने पौष्टिक भी होते हैं। संस्कृति कार्य समूह की जो बैठक खजुराहो में चल रही है, उसमें भाग लेने पहुंचे हैं भारत के मिलेट मैन के नाम से जाने जाने वाले नेकराम शर्मा जी। हिमाचल मंडी से आप आते हैं। नेकराम जी, बड़ी चर्चाएं इस पूरे पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक में आपको लेकर चल रही हैं और जितनी भी कार्य समूह की बैठकें देश भर में चल रही हैं, मोटे अनाज को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। ये जो मुहिम है ये लगभग 2000 से शुरू कर दिया था हम लोगों ने, और यूं तो हम लोग काफ़ी पहले से, मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूं, और ये जो मिलेट्स हैं हम तो इनको बोलते हैं मूल अनाज, हमारे पौष्टिक अनाज। ये जो अनाज हैं ये ना केवल हमारी भूख मिटाते हैं, बल्कि हमारे शरीर में जिन तत्व की ज़रूरत है वो सारे पोषक तत्व ये प्रदान करते हैं एक बैलेंस मात्रा में पूरी तरह से, और ये रोग को आने नहीं देते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कभी कोई कीड़ा लगता ही नहीं है। ऐसी बैठकों में जब हम अलग अलग व्यंजन देखते हैं मोटे अनाज से बने हुए और बड़े उत्साह के साथ लोग उसको चख रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जब ये अनाज खाते हैं तो एक तो हमें ज़्यादा नहीं खाना पड़ता है, बहुत कम में ही हमारा गुजारा हो जाता है, हमारा मन तृप्त हो जाता है, अंदर से आवाज़ आती है बस हो गया, तो कभी पेट बाहर नहीं आएगा और भूख बड़ी जल्दी नहीं लगेगी। कारण वही कि धीरे धीरे पाचन होगा और शरीर को पूरे तत्व मिलते हैं। अब हम बात करें जो हमारा फिंगर मिलेट है, इसमें 344 मिलीग्राम कैल्शियम है प्रति 100 ग्राम। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक चपाती खाने से आपके शरीर को इतना कैल्शियम मिल गया कि आपकी हड्डियों में कभी प्रॉब्लम आनी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद नेकराम जी हमारे से चर्चा करने के लिए। और मिलेट मैन के तौर पर आपको लोग आज तक सुनते आ रहे थे, लेकिन आज लोगों ने आपके विचारों को जाना। हमारे साथ खजुराहो की अगर बात की जाए तो संस्कृति कार्य समूह की बैठक चल रही है। मिलेट मैन के नाम से जिनको पूरा देश जान रहा था, नेकराम शर्मा जी हिमाचल प्रदेश से हैं, वो मध्य प्रदेश पहुंचे हैं और लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तमाम जो डेलीगेट्स G20 देशों से, आमंत्रित देशों से यहाँ पर पहुंचे हैं उनके सामने और बता रहे हैं कि किस तरीके से मोटे अनाज से बने हुए उत्पाद आपकी सेहत के लिए लाभदायक हैं। कैमरामैन मनुदेव भारद्वाज के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज, खजुराहो। नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने गंगा बेसिन में प्रदूषण कम करने और घाट विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में से 7 गंगा बेसिन में प्रदूषण को कम करने और 2 घाट विकास से संबंधित है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई NMCG की कार्यकारी समिति की 47वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में गंगा नदी को साफ करने के लिए विभिन्न जल मल शोधन संयंत्र से जुड़े कार्य किए जाएंगे। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक अच्छी बनी हुई है। बुधवार को चने का कारोबार सामान्य आवक के साथ हुआ। भाव की बात करें तो मंगरौल और कोटा मंडी में चने के सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के हुए, जबकि मध्य प्रदेश की पन्ना मंडी में चने के भाव में बढ़त देखने को मिली। एग्बाक नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में 21 फरवरी को चने का भाव रहा 5,890 रूपए, जो मामूली बढ़त के साथ 22 फरवरी को 5,895 रूपए हो गया। गुजरात की मंगरोल मंडी में भी चने के सौदों में दोनों दिन कोई अंतर देखने को नहीं मिला। यहाँ 21 फरवरी को चने का भाव था 4,600 रूपए, जो बिना किसी बदलाव के 22 फरवरी को 4,600 रूपए प्रति क्विंटल पर रहे। राजस्थान की कोटा मंडी में मामूली बदलाव रहा। यहाँ 21 फरवरी को चने का भाव रहा 4,400 रूपए, जो 100 रूपए की गिरावट के साथ 22 फरवरी को चना 4,300 रूपए प्रति क्विंटल पर बिका। इसी तरह मध्य प्रदेश की पन्ना मंडी में भी चने का कारोबार कुछ फेरबदल के साथ हुआ। यहाँ 21 फरवरी को चने का भाव रहा 4,510 रूपए, जो 22 फरवरी को 120 रूपए की बढ़त के साथ 4,630 रूपए पर हो गया।
बीते कुछ समय से आगे चल रही चने की बुआई में इस दौरान कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी चने की बुआई 1,12,01,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 1,14,18,000 हेक्टेयर रहा था। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 1,39,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई 3,43,23,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 3,41,84,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक मिली जुली बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को आष्टा मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं अलीगढ़, बदायूं और जम्बूसर मंडी में गेहूं के भाव में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक राजस्थान की बेगू मंडी में 21 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2,160 रुपए। 22 फरवरी को इसके भाव में 90 रुपए की बढ़त आई और भाव हो गया 2,250 रुपए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गेहूं के भाव में कोई अंतर नहीं आया। यहाँ दोनों दिन गेहूं का भाव 2,685 रुपए रहा। गुजरात की जम्बूसर मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 21 फरवरी को गेहूं का भाव था 2,300 रुपए। 22 फरवरी को इसके भाव में 100 रुपए की बढ़त आई और भाव 2,400 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो यहाँ मंगलवार को आष्टा मंडी में शरबती गेहूं का भाव रहा 2,900 रुपए। बदनावर मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए। खातेगांव मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,230 रुपए पर, जबकि राज्य की ही रतलाम मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,225 रुपए पर हुए। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। ओडिशा में धान की रुपाई करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आज औपचारिक शुभारंभ किया। इस बैठक में संस्कृति से जुड़े 4 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं होनी हैं। हाल ही में 8 राज्यों में 76 स्थानों पर छापेमारी के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आतंकवाद, गैंगस्टर, ड्रग तस्करों के बीच साठगांठ के खिलाफ की गई छापेमारी में NIA ने 6 लोगों की गिरफ्तार किया है। पंजाब में विजिलेंस ब्यूरो ने भटिंडा में आप विधायक अमित रतन कोटफट्टा को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। विजिलेंस की टीम ने विधायक को रिश्वत लेते पकड़ा था। हाल ही में विधायक के करीब ऋषम गर्ग को विजिलेंस टीम ने 4 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कोविड टीकाकरण अभियान को एक और उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सफलता पीएम मोदी के नेतृत्व में संभव हो सकी, जिसकी वजह से देश ने आज कोविड-19 के खिलाफ जंग में 220 करोड़ के टीकाकरण के आंकड़े को छू लिया है। डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि देश में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत कई परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सभी राज्यों को वित्तीय सहयोग भी दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के फरीदाबाद में 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अस्पताल और ट्रांसलेशन अनुसंधान सुविधा की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि किस तरह ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में हो रहे शोध ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि ये भारत में ओमिक्रॉन वायरस को कल्चर करने वाली पहली प्रयोगशाला है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम कर रही पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट के समय समय पर चलाई गई तमाम गलत खबरों को उजागर किया है। इस बार बात एक ऐसे मैसेज की जिसमें भारतीय स्टेट बैंक का नाम लेकर दावा किया जा रहा है कि प्राप्तकर्ता का योनो अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार यह मैसेज पूरी तरह से फर्जी और तथ्यहीन है। कोयला मंत्रालय कल 27 कोयला खादानों के लिए मॉक ई नीलामी आयोजित करेगा। इस ई नीलामी का उद्देश्य बोलीदाताओं को नीलामी प्रक्रिया से परिचित कराना है। मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक कोयला खाद्यान्नों की नीलामी के छठे दौर और पांचवें दौर के दूसरे प्रयास के तहत 36 कोयला खाद्यान्नों के लिए 96 बोलियां प्राप्त हुई। आंध्र प्रदेश के मनियार जिले में बुधवार को एक सड़क दुर्घटना में 4 महिलाएं सहित 5 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना उस समय हुई जब एक लॉरी यात्रियों को लेकर जा रही थी, ऑटो रिक्शा से टकरा गई। 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया। बिहार के रोहतास में एक मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें से 5 डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। डीएफसीसी के मुख्य प्रबंधक पवन कुमार ने हादसे की जानकारी देते हुए यातायात जल्द बहाल करने के लिए प्रयास शुरू करने की जानकारी दी। गृह मंत्री 25 फरवरी को बिहार जाएंगे, जिस दौरान वे पश्चिमी चंपारण में एक रैली को संबोधित करेंगे। पटना में किसानों और मजदूरों के एक समागम में भाग लेंगे और तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।